अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लास्ट लेक्चर के बारे में। दोस्तों आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड वी हैव अपलोडेड 3 लेक्चर्स टिल नाउ रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। दोस्तों जैसा कि मेरे हमेशा गुजारिश रहती है, स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी जो भी सजेशंस हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और ये भी लिखिए कि इसके बाद, ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ख़त्म करने के बाद अगला लेक्चर हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जो सब्सक्राइबर्स, अपने फॉलोअर्स जो हैं, अपने स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी व्यूज़ की कदर करते हुए ही ये वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट्स, आप अपने सजेशंस कमेंट्स में डाल दीजिए कि कौन सा लेक्चर अगला लेक्चर होना चाहिए। तो दोस्तों उसी के हिसाब से हम अगला लेक्चर भी लाएंगे आपके लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा जो MCQ कंपेनियन है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, जिसमें हमने 1200 से ज़्यादा MCQs इंक्लूड किए हैं, जो सारे सेक्शंस को डील करते हैं, जो भी सेक्शंस आपके एग्ज़ाम में हैं, इंग्लिश और मैथ्स के बिना जो भी सेक्शंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो उनके बारे में हमने एक MCQ कैप्सूल बनाया है 1200 MCQs का ऑलमोस्ट। तो ये आप हासिल कर सकते हैं ऑन अ मेयर पेमेंट ऑफ 150 रुपीज़। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिए और ये MCQ कंपेनियन जो है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन एंड दिस विल हेल्प यू टू चेक द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव रिगार्डिंग द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। तो दोस्तों देर किस बात की, ये आप जल्दी लीजिए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का MCQ कंपेनियन। ये बहुत ही मेहनत के साथ हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए। तो यू आर advised, you are suggested to take this MCQ companion as soon as possible and to check your level of preparations. तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसका पार्ट 4 आज हम अपलोड करने जा रहे हैं और ये जो है, ये इसका इस सेक्शन का, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया है उसमें हमने इस एक्ट के बारे में बात की थी, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और इसको हमने डिटेल में बताया है कि ये क्या एक्ट है, इसका मकसद क्या है। इसको 1969 में एनेक्ट किया इस एक्ट को और इफेक्ट दिया गया जून 1, 1970। ठीक है, और दिस एक्ट वाज लेटर अमेंडेड इन 1984 एंड 1991। ठीक है, तो इसके बाद हमने कहा था कि ये पहले तो J&K में ये एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये इस पे अप्लाई नहीं होता था, एक्सटेंड नहीं होता था J&K को। लेकिन आफ्टर 2019, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ये एक्ट जो है ये अब J&K में भी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद हमने MRTP कंपनीज़ की बात की कि वो कंपनीज़ जिनका वर्थ जो है 25 करोड़ रुपीज़ या मोर है, तो वो इस लिमिट में आती है। उनको गवर्नमेंट से परमिशन लाना पड़ता है कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म एस्टेब्लिश करने के लिए, और इन कंपनीज़ को कहा जाता है MRTP कंपनीज़। एंड लेटर ऑन और ये जो 25 करोड़ का लिमिट है, इसको कहा जाता है MRTP लिमिट। ठीक है, और लेटर ऑन ये जो है 1980 में इस लिमिट को एक्सटेंड किया गया अप टू 50 करोड़। अब जो कंपनीज 50 करोड़ या इससे ज़्यादा एसेट्स के मालिक थे, तो उनको कहा जाता था MRTP कंपनीज। और लेटर ऑन इन 1991 ये लिमिट जो है वो रिमूव किया गया। अब जो कंपनीज 25% मार्केट शेयर रखती थी, उनको कहा गया कि ये मोनोपोलीज हैं, और ये वो इस एक्ट के जुमरे में लाई गई। और इस वजह से क्या हुआ कि जब ये MRTP एक्ट जो लाया गया, इसकी वजह से कंपनी, ये इंडिया की इकोनॉमी जो है ये ग्रो हो गई अप टू 7.5% फ्रॉम 1992 टू 1996। इसके बाद हमने बात की थी MRTP कॉरपोरेशन की अंडर सेक्शन 5 ऑफ द MRTP एक्ट। ठीक है, ये कॉरपोरेशन जो है ये एस्टेब्लिश की गई एंड इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये तो हमने परसों ही पढ़ा है, ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं।
और इसका मेन फंक्शन का क्या था? टू इंक्वायर इनटू एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी जो अनफेयर ट्रेड था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, उनको चेक करना और उनके लिए जो है अप्रोप्रिएट एक्शन करना अंडर रूल्स, ये इसका काम था इस एमआरटीपी कॉरपोरेशन का, और ये आज भी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद अगला एक्ट जो हमें पढ़ना है वो है FERA, सॉरी ये एफ है पहले, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये एफ है यहां पे, तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट को पास किया गया 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। इस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। और ये एक्ट जो है इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 1974। ठीक है, लेकिन इस एक्ट को फिर रिप्लेस किया गया बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट एंड सब्सिक्वेंटली दिस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये वाला एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फिरा जो था ये एक एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में पास किया गया बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1, 1974। लेकिन 1998 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये जो फेरा था इस एक्ट में 81 सेक्शंस थे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये कौन सा एक्ट है और क्यों इसने रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। तो ये एक्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992 में इसको पास किया गया। ठीक है, एंड दिस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1992। इट्स फुल फॉर्म इज FEMA's full form is Foreign Exchange Management Act, and this act replaced the Foreign Exchange Regulation Act, which was passed by the Government of India in 1973. And this Foreign Exchange Management Act, it was an act of the Parliament of India, which was passed in the winter session of Parliament in 1999. ठीक है, और इसने रिप्लेस किया फीरा को। ठीक, तो ये जो एक्ट है फीमा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया यानी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड इंक्लूडिंग अदर स्टेट्स एंड यूटीज, ये सब पे सब स्टेट्स में एक्सटेंड होता है और सब यूटीज में एक्सटेंड होता है। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसका बुनियादी मकसद क्या था? इसका बुनियादी मकसद था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड इंडिया में जो भी लॉज थी, ठीक है, उनको कंसोलिडेट करना और उनमें कुछ अमेंडमेंट्स लाना ताकि जो उस वक्त की ज़रूरत थी रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वो ज़रूरत जो है, वो नीड जो है वो फुलफिल हो सके। सो वी कैन से इन शॉर्ट दैट दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992 was passed by the Parliament of India with a view to consolidate and amend the laws relating to foreign exchange. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद क्या था? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। क्योंकि हमने देखा कि 1991 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की रिफॉर्म्स, तो उसमें क्या हुआ? जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें लिबरलाइज किया गया इंडिया की इकोनॉमी को। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को जब लिबरलाइज किया गया तो फॉरेन ट्रेड एनहेंस हो गया। तो इसीलिए जो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, ठीक है, और प्रमोशन ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इंडिया में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट डेवलप होना चाहिए। ये एक अहम स्टेप था related to foreign trade and foreign exchange management in India. This was a very great step taken by the government of India in 1999. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हमने लिखा है 1992. This is a mistype and you can read it as 1999. ये 1999 में ये एक्ट जो है ये पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन एक होता है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस, नेशंस का एक दूसरे के साथ मिलाप करना, नेशंस का एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होना। अब ये इकोनॉमिक टर्म्स में ही नहीं है, बल्कि वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इन अ ब्रॉडर सेंस मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जब ग्लोबलाइजेशन में क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही हम इसको नहीं देख सकते, बल्कि इसमें डिफरेंट सोसाइटीज जो हैं वर्ल्ड की, डिफरेंट कल्चर्स हैं जो हैं वर्ल्ड के, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी कहते हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स जब मिलते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज जब मिलती हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज जब मिलती हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। एंड दिस ग्लोबलाइजेशन हैज given rise to a new concept named as global village, जिसको हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये उन पॉलिसीज का आउटकम है जिनका मकसद है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। यानी दुनिया में ऐसी कुछ पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, जिनका मकसद है कि दुनिया जो है, दुनिया के नेशंस जो हैं, वो आपस में ज्यादा से ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो जाए और इनकी इंटीग्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और उन पॉलिसीज का आउटकम जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और इसमें जो ग्लोबलाइजेशन में है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग all the barriers, all the boundaries like economic boundaries, social boundaries, geographical boundaries। ठीक है, ये तमाम जो बाउंड्रीज हैं नेशंस के बीच में, इन सब को ट्रांसेंड करके, इन सब को ट्रेसपास करके जो नेटवर्क और एक्टिविटीज क्रिएट हो जाती हैं, जो नेटवर्क्स क्रिएट हो जाते हैं, ट्रेड नेटवर्क्स हों या बाकी रिलेशंस हों नेशंस के बीच में, वो सब ग्लोबलाइजेशन में ही आता है। और इस कंसेप्ट को ज्यादा पॉपुलराइज जो किया, ज्यादा इसको फेमस जो किया, वो किया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन द मिड 1980s। हमने पहले भी देखा कि 1980s में ही ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा मतलब जो है कंसेप्ट वो इवॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने बहुत ही एक अहम रोल अदा किया इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज करने में। ये जो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज करने में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसने भी डिफाइन किया ग्लोबलाइजेशन को, बट इन अ वेरी नैरो सेंस, इन अ वेरी बिजनेस लाइक सेंस, एंड इट डिफाइंड इट एज एनी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। यानी बॉर्डर्स को ट्रेसपास करके, बॉर्डर्स को यानी ट्रांसेंड करके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, बाय इट्स बेनिफिट इज यानी बाय वी कैन से दैट हुज ऑब्जेक्टिव इज टू गेट बेनिफिट फॉर ईच अदर, तो उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ये डेफिनेशन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, सॉरी दिस इज OECD। OECD है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये कंसेप्ट जो है ये भी पॉपुलराइज किया ये ग्लोबलाइजेशन का इसी OECD ने, और इसने एक नैरोअर डेफिनेशन दी इस कंसेप्ट के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का जो एक अहम बेनिफिट हम देखते हैं वो है आउटसोर्सिंग। ये एक बेहतरीन आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वी कैन से बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस आउटसोर्सिंग? इसमें क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई भी कंपनी हायर करता है रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखिए, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, या फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं वो स्किल्ड लोग जो हैं वो वहां से यहाँ आके काम करते हैं। सो दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। जब कंट्री के बाहर से जो ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर किया जाए, या हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको फॉरेन कंट्रीज हायर करें, तो इसका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
ये आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट जो है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, जब बाउंड्रीज को पार करके हम दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं, तभी तो ये आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट जो है ये वजूद में आया। इसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए, यहां पे जो मसला है लो वेज रेट्स, ठीक है, लो वेज रेट्स, दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग वी कैन से दिस इज द क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। दो चीजें हैं, लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इन दो चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है, these two things have contributed towards the fact that इंडिया जो है, इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। यानी इंडिया आउटसोर्स, इंडिया का जो मैन फोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो आउटसोर्सिंग में जाता है, ठीक है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया, इट गोज टू फॉरेन कंट्रीज टू वर्क देयर, एंड बिकॉज ऑफ लो वेज रेट्स इन इंडिया दीज पीपल आर कंपेल्ड टू गो आउटसाइड इंडिया टू वर्क देयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, GATT, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड ट्रेड को मैनेज करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 और इस ऑर्गेनाइजेशन में 23 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में बिकॉज ऑफ सम लेक्यूनास, बिकॉज ऑफ सम लूप होल्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन GATT, इट वाज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस किया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके एग्रीमेंट जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट करता है, तो उसको मतलब उन एग्रीमेंट्स में क्या कवर होता है, ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज इन सर्विसेज। तो जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। एंड इंडिया बिकेम इट्स मेंबर इन 1995 इटसेल्फ, यानी पहले ही साल जब ये एस्टेब्लिश किया गया, जब ये रिप्लेस किया गया जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड टैरिफ, जब इसको रिप्लेस किया गया बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995, इन द सेम ईयर इंडिया बिकेम इट्स वन ऑफ इट्स मेंबर्स। इंडिया इसका मेंबर बन गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो LPG स्ट्रेटजी है, LPG ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जो ये स्ट्रेटजी है, इट एंडेड द लाइसेंस राज एंड ओपनड एरियाज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यानी पहला तो इसने, हमने जो पढ़ा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में, जो हमने पढ़ा था, उस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो रूल था वो इसने खत्म कर दिया, ठीक है। और दूसरा वो इकोनॉमी की वो सेक्टर्स, ठीक है, जो रिजर्व थे फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, उनको LPG स्ट्रेटजी ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। एंड इट ऑल्सो अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड फॉलोड एन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये हम एक LPG स्ट्रेटजी तो जो थी जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अगर हम शॉर्ट में कहें, वो है LPG स्ट्रेटजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो these three processes, these three things, they helped to boost the economic growth of India to a great extent, and this was possible only when India followed these three policies, and these were introduced in the form of economic reforms in India. इसके बाद हम बात करेंगे generations of economic reforms in India, ठीक है, generations of economic reforms. We can see a total of three generations of reforms, ठीक है, जिनको अभी तक अनाउंस किया गया इंडिया में। यानी जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि अभी तक जो है 3 जनरेशन्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम यहाँ पे हमारे इकोनॉमी के रिलेटेड पाई जाती हैं। लेकिन
एक चौथी जनरेशन भी सजेस्ट की जाती है जो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो है ये 1991 टू 2000, क्योंकि 1991 में ही पहले जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई। तो ये जो दहाई है, ये जो डिकेड है 1991 टू 2000, ये है फर्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक। और इसमें क्या था? प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स थ्रू एलपीजी स्ट्रेटजी। ये सब हमने पढ़ा है, ये सब हमने पहले भी पढ़ा, इसमें डिस्कस किया, ठीक है। तो इस जनरेशन में ये हुआ। सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म जो है 2001, और इसमें क्या हुआ? फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, और इसमें था डिसमेंटलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, एपीएम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें दूसरी जनरेशन में हुआ, जो 2000 और 2001 के बीच में जो सेकंड जनरेशन चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नमेंट ही कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो फिक्स करता है, ठीक है। ये सिंपल में हम कहेंगे। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, केरोसिन ऑयल एंड एलपीजी, ठीक है, दे रिमेन्ड अंडर एपीएम, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। The price of these things was determined by the government. While पेट्रोल की अगर बात करें, डीजल, ठीक है, lubricants, they have been phased out, ठीक है। पब्लिक एंड लीगल सेक्टर रिफॉर्म्स भी इस सेकंड जनरेशन में अनाउंस की गई। तो ये है सेकंड जनरेशन की हाइलाइट्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो 2000-2007, ये 5 साल का वक्फा जो है, इसमें थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स को अनाउंस किया गया। एंड दिस कोइंसाइडेड विद द लॉन्च ऑफ द 10th 5-year प्लान। 10th 5-year प्लान जो है, इसके साथ कोइंसाइड हुआ थर्ड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स। और इसमें ज्यादा फोकस किस चीज पे किया गया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दिस वाज द मेन फोकस ऑफ द थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स। क्यों? सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, इनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फुली फंक्शनल होना ये बहुत जरूरी है। इसलिए जो थर्ड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स थी, विच कोइंसाइडेड विद द 10th 5-year प्लान फ्रॉम 2002 टू 2007, इसका मकसद यही था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए जाए, ताकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, उनका बेनिफिट ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। और ये एक हमने पहले ही कहा कि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स, क्योंकि अभी तक जो है एक्सपर्ट्स ने 3 जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन basically in early 2002 some experts coined this term, this generation of reforms है। ये टर्म जो है 2002 में इसको coin किया गया, ठीक है, which entail a fully information technology based India। और फोर्थ जनरेशन में क्या कहते हैं कि अभी जो है, अगर हम आज भी देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूस्ट को कहा गया, दिस इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया। एंड this term was coined by some experts, by some economists। दोस्तों, लास्ट में हम देखेंगे एन असेसमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, या आफ्टर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म पीरियड जो था उसके बाद एक असेसमेंट करेंगे हम अपनी इकोनॉमी का, कि जो हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की इंडिया में, क्या उनका कुछ बेनिफिट रहा भी, क्या उनकी वजह से, उन रिफॉर्म्स की वजह से हमारी इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ हुई भी है या नहीं, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो है वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं। जीडीपी के बारे में हमने पहले लेक्चर दिया है, वो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ लेक्चर, 2-4 लेक्चर इसके बारे में है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसके जरिए से ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को मेजर किया जाता है। और अगर हम बात करें 1980 और 91 से 2002-2007 है ये, तो इस बीच में जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो 5.6 से
8.2% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इसमें नेट ग्रोथ हो गई है 1.6% की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये इस लिहाज से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से नेट ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमी की अप टू 2007 वो है 1.6%। इसके बाद ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर की ग्रोथ डिक्लाइन हो चुकी है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशंस आ गई। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज की जो इकोनॉमी है इंडिया की, इसको एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर इस वक्त है ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक, दिस इंडिकेट्स दैट ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, जो टेरिशरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें at the time of independence, India was an agricultural economy because most of the people, almost 75 to 80% of the people, they depended on agriculture. But if we see today, this is a service sector economy because जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्शियरी सेक्टर है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक चेंज हो गई है हमारी इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चरल, फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी टू द सर्विस सेक्टर इकोनॉमी और टू द टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी। 12th 5-year प्लान जो है 2012 से 2017 तक, ठीक है, इट एनविसेज दैट जीडीपी ग्रोथ रेट एट 9% और 9.5%। ठीक है, और इस ग्रोथ लेवल को अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जो है दे विल हैव टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 4 to 4.2%। ये रेस्पेक्टिवली है, ये आप देख सकते हैं कि इनको किस हिसाब से यानी ग्रोथ करनी है ताकि ये टारगेट जो है 9 to 9.5% ये हासिल हो सके। और जो इसमें हमने इकोनॉमी को ओपन किया लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, इट हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्योंकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे 1991 में वो ड्रॉप हो गए थे, तो इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं। एंड दिस हैज बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज वी ओपनड अप आवर इकोनॉमी, बिकॉज वी लिबरलाइज्ड आवर इकोनॉमी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दिस ऑल हैज इंक्रीज्ड। और इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो मैंने पहले भी कहा था कि एक्सपोर्ट्स जो है दे आर कंसिडर्ड एज एन इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। इनकी वजह से इकोनॉमी में बूस्ट होता है, इकोनॉमी ग्रो होती है। तो जो ये एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है, तो रिफॉर्म पीरियड में इनमें एक बूस्ट देखने को मिला है। ठीक, एंड राइजिंग प्राइसेस हैव आल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग दिस रिफॉर्म पीरियड। तो दोस्तों ये था एक असेसमेंट जो हमने अपनी इकोनॉमी में किया आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद का जो पीरियड है इंडिया में, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड नाउ द गवर्नमेंट इज claiming that India will be a 5 trillion economy by 2025. Let us hope that this promise of the government comes true और हमारी इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन डेवलप हो जाए। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का ये लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर अपलोड करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं हमारे इन टॉपिक्स के, हमारे लेक्चर्स के, तो वो हमें सजेस्ट करें कि अगला लेक्चर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो आप आपके लेक्चर्स हैं जिनमें अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो हमने अपलोड नहीं किए हैं, जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो वो आप सजेस्ट करें हमें कमेंट्स में, तो हम इंशाल्लाह उस पे लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और लास्ट में मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।